हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर री, एच लोंघर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सब भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने कई स्थलों की खुदाई की, जैसे भट्टी पोप्रोलू, घंटासला, अमरावती। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास कोई यानी एशिया माइनर, इससे क्या है कि कई सारे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार, उनके नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, जो कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है जो जानकारी देता है दुर्भिक्ष की? तो वो पहला अभिलेख है सोहगौरा का अभिलेख। फिर है, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सोहगौरा अभिलेख में संकट के समय खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो भारत पर जो सबसे पहले हूण आक्रमण हुआ उसकी जानकारी किससे मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है एरण अभिलेख, शासक भानुगुप्त, उनसे प्राप्त होती है। तो जो सती प्रथा है उसका पहला साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरण अभिलेख से। शासक कौन थे? भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। तो जो सातवाहन राजा हैं उनका जो इतिहास है वो किसके आधार पर लिखा गया है? तो अभिलेखों के आधार पर। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो जो रेशम बुनकर हैं उनकी श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। और सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल कौन सा है? बुर्जहोम। वहाँ से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो कश्मीर के नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए जो है वो सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कहाँ पर? बुर्जहोम से जो गर्तावास का साक्ष्य जहाँ मिला है बुर्जहोम में, वहाँ पर जो है मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरा स्थल क्या है? जहाँ से औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के जो है अवशेष मिलते हैं, वो होता है पुरा स्थल। जिस स्थान से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं वो होता है पुरा स्थल। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। तो जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है आहत सिक्के, जिनको काशार्पण कहा गया है, यानी साहित्य में इसको काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया? यवन शासकों के द्वारा। तो किन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखे? यवन शासकों ने। फिर है महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। तो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित, यानी इस पर जो है वो तिथि का उल्लेख नहीं है। इसके टाइम शासक कौन थे? कलिंग राज खारवेल। फिर जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, तो रुद्रदामन शासक थे। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन।
अभिलेखों का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी। क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। तो हम अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं उसको एपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। जैसे एक सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, तो इस मुद्रा से पता चलता है कि समुद्रगुप्त को जो है वो संगीत से कितना ज़्यादा प्रेम था। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट जो है उससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अरिकमेडु पुदुचेरी के पास में। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप में स्थापित हुए। तो सबसे पहले भारत के संबंध कहाँ स्थापित हुए, बर्मा, सुवर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मालवा, कंबोडिया और जावा, यहाँ पर भारत के सबसे पहले संबंध स्थापित हुए। फिर है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास यानी प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास यानी हिस्ट्री, 3 भागों में किया गया है। तो जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्रागैतिहासिक यानी प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री। फिर है प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि इतिहास, और फिर है इतिहास यानी हिस्ट्री। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जो प्री हिस्ट्री है उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी जो प्री हिस्ट्री है प्राक ऐतिहासिक, उसमें हमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि जो प्रोटो हिस्ट्री है यानी आद्य इतिहास है उसमें हमको लिखित साक्ष्य मिले हैं पर हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। और इतिहास क्या है कि जिसमें मतलब साक्ष्य जो है वो उपलब्ध है और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। ज्ञानी मानव, जिसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं होमो सैपियंस, उसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ। तो जो ज्ञानी यानी जो एक विकसित मस्तिष्क वाला मनुष्य है उसका जन्म कब हुआ, इस धरती पर प्रवेश कब हुआ, तो 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। फिर है नाम और तिथियाँ। इसमें पहला है पुरा पाषाण काल, जो कि 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है वो इसी काल में हुई, पुरा पाषाण काल में। फिर है मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार जो है वो आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। यानी जो मध्य पाषाण के जो औजार मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे और इन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। यानी इन औजारों में क्या होता था कि हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, हंसिया और आरी जैसे औजार जो है वो मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। फिर नवपाषाण काल, इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले से होती है। तो नवपाषाण काल की शुरुआत कब होती है, 10,000 वर्ष पहले से। पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी जो पूर्व पाषाण या पुरा पाषाण काल है उस काल के मानव की जीविका का आधार क्या था, तो वो था शिकार। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। यानी जो है शिकार ही जो है पुरा पाषाण काल के मनुष्य का जीविका का आधार था और वही जो है उनके मनोरंजन का भी साधन था। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ।
तो यानी आग का आविष्कार कब हुआ, तो पुरापाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो नवपाषाण काल में। तो ये पूछा जा सकता है कि किस काल में आग का आविष्कार हुआ, पुरापाषाण काल में, और पहिए का नवपाषाण काल में। पुरापाषाणिक पुरा स्थल कुरुनूल गुफा में मनुष्य के मतलब जो कुरुनूल गुफा है, पुरापाषाणिक पुरा स्थल है एक कुरनूल गुफा। तो वहाँ पर क्या मिलता है, किस चीज़ के अवशेष, राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कुरनूल गुफा से, जो कि पुरापाषाणिक पुरा स्थल है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई और उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो जो है स्थायी निवास की जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो किस काल में विकसित हुई, तो नवपाषाण काल में। और उसने सबसे पहले जो है किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबा, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कौन सा है, कुल्हाड़ी, जो कि अतिरम्पक्कम स्थान से मिला, अतिरम्पक्कम स्थान से मिला कुल्हाड़ी। तो मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी और पहली धातु जो प्रयोग में लाई गई तो तांबा। कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। तो जो प्रागैतिहासिक काल में जो अन्न उत्पादक स्थल था मेहरगढ़, वो कहाँ पर है, पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे। और कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व और नवपाषाण काल में। तो जो कृषि है उसका आविष्कार कब हुआ, तो कृषि का आविष्कार हुआ है 8000 वर्ष पूर्व। और कब, किस काल में हुआ है, तो नवपाषाण काल में हुआ है। और जो प्रागैतिहासिक काल में अन्न उत्पादक जो स्थल था मेहरगढ़, वो है पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, गेहूँ, जो कि पहली फसल थी, और जौ। लेकिन मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज जो है वो चावल था। यानी मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया, तो चावल। और सबसे प्राचीन जो फसल है वो गेहूँ और जौ भी था। तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो है वो हमें कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। तो कृषि का प्रथम उदाहरण हमें मेहरगढ़ से मिला। कोलिडवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। और जो हम कोल्डिहवा के बारे में पढ़ते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका संबंध जो है वो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी कोल्डिहवा से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो ये साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से मिलता है कि वहाँ पर एक मृतक के साथ जो है कब्र में एक बकरी को भी दफनाया गया है। कहाँ पर, मेहरगढ़ में, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर, स्फटिक यानी पत्थर। तो भारत में पूर्व जो प्रस्तर युग है उसके अधिकांश औजार जो है वो पत्थर के यानी स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज करी। तो भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाणकालीन औजारों की भारत में खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। तो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कब हुई, मतलब कहाँ पर हुई, तो पल्लावरम नामक स्थान पर। और पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज कब हुई, 1863 में, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल से विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। तो भारत में जो है वो मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी कब हुई, सबसे पहले 1867 में। कैसे, जब C.L. जो कार्लाइल हैं उन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण यानी जो माइक्रोलिथ हैं उनको खोजा। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। तो जो भारत में जो हम देखते हैं मानव के अस्थिपंजर वो मध्यपाषाण काल से ही सबसे पहले प्राप्त होने लगता है।
भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ है? तो ईसा पूर्व 4000 से के लगभग हुआ है। तो भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ हुआ कब से? प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? अगर हम बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। तो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि कौन सा है? तो श्वेतभ्रू गिबन। ठीक है, श्वेतभ्रू गिबन। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। तो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती का नाम अगर पूछा जाए ऑप्शंस में तो इनाम गांव। कौन सा? इनाम गांव। फिर इसका संबंध किससे है? तो जोरवे संस्कृति से। और इनाम गांव किससे संबंधित है? तो जोरवे संस्कृति से इनाम गांव संबंधित है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो भारत में जो शिवालिक की पहाड़ी है वहाँ से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। 1867 से 1868 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज की गई। किसके द्वारा? तो आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा। तो भारत में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज कब की गई? 1867 से 68 में आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा। ठीक है, यानी शैल चित्रों की खोज। फिर है भीमबेटका यानी भीमबेटका गुफा पुराषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। जो भीमबेटका है वो एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। इसकी खोज वर्ष 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा। इस क्षेत्र को यानी भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? जुलाई 2003 में। जुलाई 2003 में। और भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। और यूनेस्को ने विश्व धरोहर का स्थल कब घोषित किया? जुलाई 2003 में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी में। तो मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण भारत में नर्मदा घाटी में मिला। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारों भारतीय नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस जो थी उसके जो अधिकारी थे रिजले, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या थी उसका प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो जो भारतीय नागरिक सेवा थी उसके जो अधिकारी थे रिजले, वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो ये था पूरा प्रागैतिहासिक काल और उससे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।